बस डेटा याद रखना, जब हम लोगों ने ऑक्सीजन का देखा तो ऑक्सीजन का सिर्फ 3% डिसॉल्व हुआ था प्लाज्मा के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड का 7% डिसॉल्व हो रहा है। तो इसी में नंबर में ही आगे पीछे होता है, नंबर में ही कंफ्यूजन होता है, तो इसीलिए नंबर्स को अच्छे से याद किए हुए रहो। अब काम करने जाओ तो जितना भी लेयर में तुम प्रोटेक्शन अपने बॉडी को दे दो, किसी न किसी कंटिन्यूअस काम करने जा रहे हो, डेली बेसिस पे वहां पे पहुंच रहे होगे, तो तुम जितने भी प्रोटेक्शन में जाओगे किसी न किसी तरीके से तुम्हारा बॉडी अफेक्ट होगा ही होगा। जितना भी तुम प्रोटेक्टिव लेयर पहन लो, जितना भी तुम अपना नाक, मुंह, आंख, कान सब ढक करके जाओ। क्लियर? उसी जगह ठीक है, फिर कंटिन्यू किया जाए कल के क्लास को। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चैप्टर था ये हम लोग का आज आखिरी होने वाला है। ठीक, छोटे छोटे 3 ही टॉपिक्स बचे हुए हैं, मेजर पोर्शन तो हम लोगों ने खत्म कर ही लिया है। ठीक, तो जैसे हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, कल हम लोगों ने ऑक्सीजन कंप्लीट किया, आज हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद छोटे छोटे 2 टॉपिक्स होंगे, फिर ये चैप्टर भी हो जाएगा तुम्हारा कंप्लीट। क्लियर है? मतलब रेगुलेशन ऑफ तुम्हारा रेस्पिरेशन एक बचेगा उसके बाद, और तीन इसमें से तुम्हारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं। क्लियर? तो वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो है वो तो खैर तुमको 11th 12th दोनों ही सिलेबस में देखना है। मतलब कि आगे भी तुमको वो देखने के लिए मिलने वाला होगा, आगे आने वाले टॉपिक्स में हम लोग देख लेंगे, 1-2 डिजीज जो है वो तुमको दिख जाएगा आगे भी। क्लियर? तो हालांकि यहाँ पे जो 3 दिया हुआ है उसको हम लोग यहीं पे डील कर लेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में करना है नहीं, एनसीईआरटी में भी बहुत कम ही दिया हुआ है, छोटे छोटे पॉइंट्स बना करके दिया हुआ है, तो बहुत ज्यादा डीप उस पर हम लोग को रिसर्च करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलो भाई ठीक है, तो आज के लिए हेडिंग लगाओ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। ठीक, कल हम लोगों ने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाया था। अब एक चीज यहाँ पे बेसिकली जो तुमको याद रखने वाली बात है वो ये है कि जो ऑक्सीजन होता है उसको ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है हीमोग्लोबिन के साथ में। मतलब भाई आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ में वो जाता है, एक तो 3% गया हुआ था तुम्हारे प्लाज्मा के साथ, और एक 97% जो था तुम्हारे हीमोग्लोबिन के साथ में चिपक के गया हुआ था। वैसे ही जब कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम हीमोग्लोबिन में चिपकाएंगे तो ध्यान देना यहीं पे एक डिफरेंस आ जाता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट से अटैच होता है, कल हम लोगों ने देखा था हीम पार्ट जो रहता है तुम्हारा आयरन 2+ आयन कंटेन करेगा, जहां से तुम्हारा ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करके उसके साथ में वो आगे बढ़ने वाला होगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है तुम्हारे हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट से अटैच नहीं होता, ये तुम्हारे ग्लोबिन पार्ट मतलब प्रोटीन वाले चेन से ये अटैच होता है। क्लियर? ये कहां से अटैच होगा? प्रोटीन चेन से। आ गया ये समझ में? ठीक है, तो प्रोटीन चेन से अटैच करवाओगे तुम किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को, और जो हीम पार्ट है उससे क्या अटैच होता है? ऑक्सीजन। तो ये डिफरेंस 2 यहां से याद रखना है तुमको। क्लियर? ऑक्सीजन जो रहता है ये तुम्हारे हीम पार्ट से अटैच होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है तुम्हारे प्रोटीन पार्ट से अटैच होकर के आगे ट्रांसपोर्ट किया जाने वाला होगा। तो इसको चलो लिख लेंगे आगे में, यहीं पे लिख लोगे क्या? यहीं पे लिख लो इसको सीधा, CO2 बाइंड्स विथ प्रोटीन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। प्रोटीन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। क्लियर? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है तुम्हारे प्रोटीन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन से बाइंड होने वाला होगा और इसी के साथ में ये ट्रेवल करके जाने वाला होता है। बेसिकली इसके हमारे जैसे हम लोगों ने देखा हुआ था कि ऑक्सीजन जो है तुम्हारे 2 मोड से ट्रांसपोर्ट हो रहा था, एक तो प्लाज्मा के साथ में 3% डिसॉल्व होकर के, और साथ ही साथ में क्या बोल रहे थे उसको? आरबीसी के मतलब हीमोग्लोबिन के साथ में 97%। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन रहता है बेसिकली इसको हम लोग को 3 तरीके से डील करना है। ठीक, चलो तो इसके लिए भी जल्दी से फ्लो चार्ट बनाए और आगे इसको कंटिन्यू करें। ठीक, ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके या फिर 3 पार्ट्स में इसको हम लोग को ट्रांसपोर्ट करवाना होता है। पहले नंबर पे हम लोग देख लेंगे ट्रांसपोर्ट जो इस कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, एक तो 7% जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये प्लाज्मा के साथ होता है। प्लाज्मा में कितना परसेंटेज आ जाएगा? यहां से 7%। ठीक है, सेकंड हीमोग्लोबिन के साथ में इसका जो बाइंडिंग होकर के आगे बढ़ने का होगा ये तुम्हारा 20 से लेकर के 25%, एक्चुअली में वो 23 होना चाहिए। भाई ये पता नहीं बायोलॉजी वाले मैथ्स को इतना लाइटली काहे ले लेते हैं। उसको लेगा 70, इसको लेगा 7, 77 हो गया। 100% कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? 23 चाहिए। चुपचाप वहां पे 23% लिख देता तो भाई काम चल जाता। अब
उसमें फिर ये वैरी करेगा, बोलने का मतलब 20 से लेकर के 25 तक, तो उनमें से कुछ रिडक्शन करना होगा, तो किसमें कमी आने वाला होगा, अगर इसमें हम लोग क्या बोलना चाहिए वेरिएशन लेकर के आते हैं, तो इन दोनों में इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सब मिला करके तुम्हारे 100% होना चाहिए, सीधी सी बात, क्लियर ना। एनसीईआरटी में पता नहीं उसको कितना क्या बोलते हैं वो चेंजेस करने का उसमें रिक्वायरमेंट रहता है, हीमोग्लोबिन के साथ में 20 से लेकर 25%, प्लाज्मा में 7% गया ये, वेट क्लियर, प्लाज्मा में 7%, क्लियर। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन के साथ ये जाएगा 20 से लेकर के 25%, क्लियर, ठीक। अब एनसीईआरटी में ये लिखता है, रेफरेंस बुक्स में जो थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है वहां पे बकायदा 23 लिख के छोड़ देता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा यहां से इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट आयन, मतलब HCO3 माइनस के फॉर्म में, ठीक है, क्लियर। तो टोटल 3 टाइप से ट्रांसपोर्टेशन हम लोग को देखना है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये दोनों तो छोटे छोटे हैं, वो भी छोटा, ये बहुत ज्यादा है नहीं, मुश्किल से हार्डली 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा ये भी, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट आयन, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये कितना परसेंटेज जाएगा बोलने से ये हो जाएगा तुम्हारा 70%, आ गया ये समझ में, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा कितना गया 7%, यहां से कितना जाएगा 20 से लेकर के 25%, वहां से कितना जाएगा 70%, ठीक है, क्लियर क्लियर। अब आगे देखो, प्लाज्मा से तो उसमें ज्यादा कुछ डील करना है नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप उसमें से डिजोल्व हो जाएगा और वहां से आगे वो बढ़ने वाला होगा, तो उसको तो देखो ही, मतलब प्लाज्मा से तो वो समझ ही जाओगे कि प्लाज्मा में वो बस डेटा याद रखना, जब हम लोगों ने ऑक्सीजन का देखा हुआ तो ऑक्सीजन का सिर्फ 3% डिजोल्व हुआ था प्लाज्मा के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड का 7% डिजोल्व हो रहा है, तो इसी में नंबर में ही आगे पीछे होता है, नंबर में ही कंफ्यूजन होता है, तो इसीलिए नंबर्स को अच्छे से याद किए हुए रहो, क्लियर। जाहिर सी बात है अगर दोनों का तुमको दे दिया क्वेश्चन में, एक गलत करो दूसरा भी ऑटोमेटिक गलत ही हो जाएगा, मान लो 7% उसमें चिपका दे तो इसमें जाहिर सी बात है 3% चिपकाओगे, दो क्वेश्चन गलत फिर, क्लियर। तो ये जो न्यूमेरिकल परसेंटेज का वैल्यू दिया हुआ है इसको तुमको अच्छे से दिमाग में बिठाना है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन के साथ जब ये बाइंड होकर के आगे जाता है तो ध्यान देना, जब ये हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होगा तो ये होगा क्या, ये हमारा लिया हम लोगों ने हीमोग्लोबिन प्लस CO2, ये और रिवर्सिबल एरो का ही साइन बनाना, मोस्टली केसेस में तुम्हारे रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं बॉडी के इनसाइड में, तो यहां से ये HbCO2 जो ये क्या बना लेगा यहां से HbCO2, क्लियर। इसको हम लोग बोलते हैं कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, ध्यान देना कार्ब एमिनो, क्या आ जाएगा यहां से कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, ये नाम भी इसका होने का एक सिग्निफिकेंस है, पहले ही मैंने तुमको बता दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कौन सा पार्ट से अटैच होता है, ये होगा तुम्हारा प्रोटीन पार्ट से, और प्रोटीन पार्ट जो रहता है ये तुम्हारा बना हुआ रहेगा एमिनो एसिड्स का, तो इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, क्लियर क्लियर। तो ये हो जाएगा कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, आ गया होगा इतना समझ में, क्लियर है। तो ये कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट होकर के जाता है, ये कहां पे प्रेजेंट होगा, ये होता है आरबीसी में, ये कहां पे प्रेजेंट होगा, मतलब HbCO2 के फॉर्म में ये कहां पे अटैच होगा, आरबीसी में, क्लियर। भाई हीमोग्लोबिन तुम्हारा वहीं पे प्रेजेंट होता है, सीधी सी बात। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे लिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट आयन, ये इंपॉर्टेंट है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से डील करेंगे, ध्यान दो। देखो बेसिकली ये होता क्या है हमारे बॉडी में, जैसे मान करके चलो, अच्छा डायग्राम से बनवा दे क्या कि लिखेंगे, अच्छा चलो डायग्राम से बनवा देते, ध्यान दो। एक सेकंड रुको ना, मेरे को थोड़ा सा स्पेस बना लेने दो क्योंकि फिर झंझट हो जाएगा आगे में, वेट। दिख रहा है क्या, हाँ क्लियरली विजिबल है, ठीक है चलो। तो अब हम लोग इसको देखते हैं, ध्यान देना,
कार्बोनेट आयन जब भी बनाएगा, एक तो रिएक्शन हम लोगों ने जो लिखा था उसी को पहले चिपका दो यहाँ पे। एक आएगा क्या, H2O प्लस CO2, ये क्या दे रहा है यहां से, H2CO3। क्लियर, ये आगे और डिसोशिएट होता है, और डिसोशिएट होकर के तुम्हारा क्या बनाएगा, कार्बोनेट आयन बनाएगा। तो यहां से क्या रिलीज होगा, एक H प्लस रिलीज होगा और साथ में HCO3 माइनस रिलीज होगा। और ये जो रिएक्शन इसको करवाने के लिए हम लोग का कौन सा एंजाइम यूज होता है यहाँ पे, कौन सा एंजाइम यूज होता है, कार्बोनेट एनहाइड्रेज। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कार्बोनेट एनहाइड्रेज। ठीक, कार्बोनेट एनहाइड्रेज। तो ये जो एंजाइम दोनों ही साइड, ठीक है, यहां से वहां या रिवर्स होकर के आओ, दोनों ही केसेस में तुमको कार्बोनेट डिहाइड्रोजनेज ही यहाँ पे यूज करना है, ठीक है, सॉरी एनहाइड्रेज ही यहाँ पे यूज करना है। अब होता क्या है बेसिकली, ध्यान दो, ये जैसे मान करके चलो ये ब्लड वेसल है, ये जैसे मान करके चलो ये ब्लड वेसल है, ठीक, और हम लोगों ने ऊपर में यहाँ पे मान करके चलो टिश्यू ले लिया, ये टिश्यू हम लोगों ने ले लिया। अब होगा क्या, इसके पास में CO2, क्लियर, ये CO2 को ट्रांसपोर्ट करवाएगा कहां पे, ब्लड में। तो जब ये ब्लड में आएगा तो ब्लड में तुम्हारे दो कंपोनेंट्स, एक तो प्लाज्मा रहेगा और साथ ही साथ में आरबीसी रहने वाला होगा। तो प्लाज्मा में तो 7% तुम्हारा डिसॉल्व हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का, क्लियर है, प्लाज्मा में तुम्हारा डिसॉल्व हो जाएगा 7% कार्बन डाइऑक्साइड का। और इसको मान लेते हम लोग आरबीसी, ये है आरबीसी। तो आरबीसी में तुम्हारा एक तो ये 20 से लेकर के 25% हीमोग्लोबिन जो है ये तो आएगा, ये आएगा कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन जो रहेगा यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा और इसी के साथ में आगे बढ़ेगा। मेरे को बस इसी को समझाना है, तो इसी को समझो ध्यान से। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे भेजता है तो एक तो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में वो आगे ट्रेवल करेगा, वो सेपरेट, वो इस किसी कोने में रहेगा यहाँ पे, ये मान लो मैंने लिख लिया यहाँ पे HbCO2, ये कोने में है, ये इसी के साथ में जाने वाला है। और ये जो तुम्हारा पार्ट आएगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्ट आएगा, ये रिएक्शन पूरा यहाँ पे होने वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, H2O प्लस CO2, ये क्या देने वाला होगा यहां से, छोटा बन गया था, नहीं आ रहा, ठीक है। एक HbCO2 तो यहां पे रहेगा, वो अलग है, ये ठीक है, HbCO2 वो अलग से जाएगा। और यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा कार्बोनेट आयन बनाने के लिए आ रहा है, ये क्या, ये यहाँ पे कैसे यूज होता है, देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो, ध्यान से। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सबसे पहले में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये बनाएंगे तुम्हारे क्या, H2CO3, H2CO3 बना लिया। H2CO3 जो है ये फिर तुम्हारा कन्वर्ट होगा किसमें, ये फिर तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा H प्लस और प्लस HCO3 माइनस, H प्लस और HCO3 माइनस। अब यहीं पे समझो ध्यान से, ये जो तुम्हारा कार्बोनेट आयन बना हुआ है ये कहां पे फॉर्म हुआ है, ये तुम्हारे आरबीसी के इनसाइड में फॉर्म हुआ है। लेकिन अगर इस कार्बोनेट आयन को तुमको यहां से ट्रेवल करवाना है, तब के केस में ये आरबीसी में नहीं होने वाला ट्रेवल इसका, ठीक है, इसका ट्रांसपोर्टेशन तुम्हारा आरबीसी में रह करके नहीं होगा। तब के केस में होता क्या, जैसे ही ये HCO3 बन जाता है, HCO3 को यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा और किसमें मिला दिया जाएगा, प्लाज्मा में, क्लियर। तो फॉर्मेशन ऑफ HCO3 तुम्हारा होगा इनसाइड आरबीसी, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ HCO3 होता है बाय प्लाज्मा, क्लियर, प्लाज्मा उसको लेकर के साथ में जाने वाला होगा। तो यहां पे एक इसी को नोट करके लिखना है, क्या क्या लिखोगे, HCO3 ऐसे लिखो, फॉर्मेशन ऑफ HCO3 माइनस अकर इनसाइड क्या हो जाएगा, ये आरबीसी, बट HCO3 माइनस ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेड बाय यूजिंग प्लाज्मा लिखो, ठीक है, ट्रांसपोर्टेड बाय यूजिंग प्लाज्मा, ठीक। H2CO3 सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा से ही आगे बढ़ेगा। अब ध्यान दो यहीं पे ध्यान दो, तो ये तो प्लाज्मा में उतर गया, प्लाज्मा में क्या आ चुका है, HCO3 माइनस आ चुका है,
क्लियर, HCO3 माइनस प्लाज्मा में आ चुका है। अब ये ट्रेवल करते हुए जाएंगे सीधा किसके पास, लंग्स के पास। तो इसको मैं एक और कॉपी बना लेता हूं और इसको बाजू में बनाता हूं, ध्यान देना। देखो अब यहां पे ये जो पार्ट आया हुआ है, अब इसको हटाओ यहां से और इसको एज्यूम कर लो यहां पे है लंग्स। क्लियर, अब लंग्स के पास ये पहुंच गया। लंग्स के पास पहुंचने के बाद ये होता क्या है, ये जो HCO3 माइनस हमारे प्लाज्मा में आ रहा था, ये वापस से एंटर कर जाएगा कहां पे, आरबीसी के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने ये रिएक्शन को रिवर्सिबल बनाया हुआ है। तो जब ये सेल से, टिश्यू से किसमें आएगा, आरबीसी में आएगा, तो ये रिएक्शन होगा और फाइनली तुम्हारा बनने वाला होगा ये H प्लस और HCO3 माइनस। क्लियर, H प्लस और HCO3 माइनस। ये जब तुम्हारे किसके पास पहुंचने वाला होगा, एल्वियोलाई के पास या फिर लंग्स के पास, तब के केस में ये रिएक्शन उल्टा चलना चालू, ये वापस एंटर कर जाएगा कहां पे, आरबीसी के अंदर। और आरबीसी के अंदर जैसे ही HCO3 माइनस जाएगा, ये रिएक्शन वापस होगा और वापस होने के बाद फिर तो तुम्हारा किस चीज का फॉर्मेशन होता है, H2O और CO2 का। वापस से CO2 बन गया। अब वो जो CO2 बनेगा, उस CO2 को कहां भेज दिया जाएगा, लंग्स के इनसाइड में। आ गया ये समझ में? फिर से एक बार बता रहे हैं, सुनो ध्यान से। जब भी हम लोगों को कार्बोनेट आयन के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करवाना होता है, तब के केस में ये ट्रांसपोर्टेशन का तरीका ये क्या होने वाला होगा बोलने से, सबसे पहले टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, इसको मिलाया जाएगा आरबीसी में, हीमोग्लोबिन के साथ, मतलब आरबीसी में भेज दिया गया। आरबीसी में भेजने के बाद कुछ पार्ट हीमोग्लोबिन से अटैच होकर के वो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनाया, उसको छोड़ दो, वो सेकंड नंबर का था। अब थर्ड नंबर में ये रिएक्शन पूरा कंप्लीट होने वाला होगा कहां पे, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला रिएक्शन कंप्लीट होने वाला होगा आरबीसी के इनसाइड में। तो आरबीसी के इनसाइड में अभी बन गया है H प्लस और HCO3 माइनस। लेकिन HCO3 माइनस को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए हमको प्लाज्मा का हेल्प लेना पड़ेगा, वो प्लाज्मा में ही डिसॉल्व होकर के आगे बढ़ता है। क्लियर है? तो प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर जब वो आगे बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, अब HCO3 माइनस को हमको आरबीसी से बाहर निकालना पड़ेगा और उसको प्लाज्मा में डिसॉल्व करवाना है। प्लाज्मा में डिसॉल्व करने के बाद जब ये पहुंचेंगे किसके पास, लंग्स के पास, तब के केस में यही रिएक्शन वापस चलता है। जो HCO3 को बाहर निकाल दिया गया था आरबीसी से, अब उसी HCO3 को वापस से एंट्री करवाया जाएगा कहां पे, रिएक्शन में। ठीक है, ये रिएक्शन फिर रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। फाइनली तुम्हारा H प्लस HCO3 माइनस बना लेंगे H2CO3 फिर टूटेगा और बनाएगा H2 और CO2। क्लियर है? सॉरी H2 और CO2। यहां से फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन करके आएगा, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से किसको दे दिया जाएगा, लंग्स को। क्लियर, कार्बन डाइऑक्साइड वापस से किसको दे दिया गया, लंग्स को। आ गया होगा समझ में, आ गया होगा ये समझ में। तो बस इतना ही है तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीट। ठीक है, क्लियर। चलो इतने को लिखो, जल्दी जल्दी लिखो फिर आगे बढ़े। ये इंपॉर्टेंट है ना, याद रखे रहना। HCO3 माइनस तुम्हारे आरबीसी में ही ट्रेवल नहीं करने वाले, वो आरबीसी से पहले बाहर आएगा। क्लियर, और प्लाज्मा के हेल्प से ही वो ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, तो इसीलिए उसका ट्रांसपोर्टेशन विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा किया जाएगा। और जब वो लंग्स के पास पहुंच जाएगा, वापस से वो रिएक्शन में आएगा। ये प्रोसेस याद रखे रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर, ठीक है। तो बस भाई कार्बन डाइऑक्साइड का तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन इतना ही था। हाँ, इसमें एक पॉइंट तुमको और लिखना है कि जो यहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड को दे रहा है, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट किया, किसको किसको ये डिलीवर किया हुआ है, एल्वियोलाई को। तो एक काम करेंगे, मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूं, वेट। नोट करके लिख लो एक ही पॉइंट में। क्या आ जाएगा यहां से कि 100 ml ऑफ ब्लड डिलीवर 4 ml of CO2 to the alveoli। ठीक है, टू दी एल्वियोलाई। मतलब 100 ml का जो ब्लड रहता है, ये सिर्फ और सिर्फ 4 ml का CO2 डिलीवर करेगा लंग्स को। क्लियर, फैक्ट के हिसाब से एक लाइन को याद कर लेना। आ गया होगा ये समझ में? ठीक है, ये एक लाइन तुमको लिखना है, फिर एक लाइन लिखो जल्दी, फिर हम लोग चलेंगे यहां से अपने आगे के टॉपिक्स में। हो गया इतना ही है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, इससे ज्यादा और नहीं करना तुम्हें। ठीक है,
क्लियर? लिखो लिखो जल्दी लिखो। हाँ, एक चीज इसमें नोट करके मतलब कि एक चीज दिमाग में नोट कर लेना, बहुत सारे स्कूल्स में होता क्या है कि थोड़ा सा और आगे इसको एक्सटेंड कर दिया है, मतलब और थोड़ा सा पढ़ा दिया जाता है। तो एक क्लोराइड आयन शिफ्ट का भी तुम्हारा इसी में केस देखना रहता है, मतलब कहाँ पे बोला जाए तो यहाँ पे ये जो हम लोगों ने केस लिया हुआ है, यहाँ पे तुमको क्लोराइड आयन शिफ्ट केस देखने के लिए, जिसको कि हम लोग हैमबर्गर फिनोमिना बोलते हैं। क्लियर? तो अगर किसी के स्कूल्स में करवा देंगे तो बता देना, मैं उसको एक अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, क्योंकि वो तुम्हारे एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है। हाँ, लेकिन मोस्टली केसेस में पढ़ा दे। मैं भी जब स्टार्टिंग में पहले के 2 क्लासेस लिया हुआ था, मतलब पहले के 2 बैचेस को मैंने भी पढ़ा दिया, बुक में दिया हुआ नहीं है लेकिन मैंने पढ़ाया था। फिर देखे भाई कि ना किसी एग्जाम में उसका क्वेश्चन आ रहा है और ऊपर से उसको बताएंगे तो फिर एक एक्स्ट्रा बर्डन भी दिमाग में जाएगा। इससे बढ़िया मैंने छोड़ दिया उसको बताना, क्योंकि एनसीईआरटी के सिलेबस उसको कंटेन ही नहीं करता। क्लियर? तो इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया। अगर किसी के, क्योंकि वो तुम्हारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंस वैसे है नहीं उसका खासा। क्लियर? हाँ, लेकिन अगर स्कूल एग्जाम्स में किसी को बताया जा रहा है, क्योंकि तुम्हारा 11th है, लोकल क्लास है, तो भाई टीचर्स तुम्हारे अपने तरीके से क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे। ठीक है? तब के केस में तुमको अगर स्कूल वाले बताए रहेंगे तो एक्सप्लेन मेरे को भी यहाँ पे करना पड़ेगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि अब किसी स्कूल वाले करवाए रहेंगे 2025-26 का बुक देखने के बाद, क्योंकि इसमें तो रिड्यूस्ड है वो। ठीक है? क्लियर? अच्छा, डन, गुड, वेरी गुड। तो यहां से हम लोगों का ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक जो है ये हो गया कंप्लीट। ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है? रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जल्दी करो जल्दी, छोटा ही टॉपिक है, ये भी जल्दी हो जाएगा। उसके बाद फिर एक ही टॉपिक बचेगा तुम्हारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। 3 डिसऑर्डर्स है, वो भी 2-2 3-3 लाइन में वो भी खत्म हो जाएंगे। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक? तो बेसिकली हमारे बॉडी में भाई देखो, इतना कॉम्प्लिकेटेड हम लोग के बॉडी का स्ट्रक्चर है, तो किसी भी चीज को अगर कंट्रोल करना है, किसी भी चीज को रेगुलेट करने का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना। कहीं पे अगर उसका रेस्पिरेशन में कहीं पे अगर फॉल्ट आ रहा होगा, मान लेते हैं कोई सा वैल्यू अगर डिक्रीज हो रहा होगा, तो रेगुलेट करके उसको इंक्रीज किया जाएगा। अगर किसी का वैल्यू एक्सेस हो गया रहेगा, मतलब ज्यादा हो गया रहेगा, तब के केस में उसको रेगुलेट करके डिक्रीज किया जाएगा। तो इस हिसाब से रेगुलेशन का मतलब होता है कंट्रोल करना। और इतने ज्यादा, जैसे हम लोग का ह्यूमन बॉडी अगर ले लोगे तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बॉडी स्ट्रक्चर में ये आता है। क्लियर? तो भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, तो जाहिर सी बात है एक आध दो पॉइंट्स या एक आध दो ऑर्गन से तो सारा कंट्रोल सिस्टम काम करेगा नहीं, क्योंकि बॉडी के हर पार्ट्स में तुमको डिटेक्शन का रिक्वायरमेंट होगा कि कहां पे किस चीज का कमी हो रहा है, कहां पे कौन सा चीज ज्यादा हो गया है। क्लियर? तो इसके लिए हमारे बॉडी में बेसिकली 2 तुम्हारे क्या बोलते हैं इसको, रेगुलेटरी सिस्टम यहाँ पे एक्ट करने वाले होते हैं। तो 2 टाइप से हम लोग यहाँ पर रेगुलेशंस देखेंगे। रेस्पिरेशन का रेगुलेशन 2 टाइप से हम लोग देखेंगे। एक को बोलते हैं यहाँ पे हम लोग सेंट्रल रेगुलेशन, ऐसे लिखो, नर्वस रेगुलेशन लिखो पहले। क्लियर? क्लियर? एक हो जाएगा नर्वस रेगुलेशन। नर्वस रेगुलेशन बोलने का मतलब जो हमारा, जिसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व हो, जिसमें हमारा ब्रेन हो गया, मतलब कि जो हम लोग ब्रेन से जिस चीज को हम लोग कंट्रोल करने वाले रहेंगे उसी को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे नर्वस रेगुलेशन। ठीक है? ब्रेन के थ्रू हम लोग, मतलब नर्वस सिस्टम के थ्रू इसमें से कंट्रोल करने वाले रहेंगे। इसके बारे में भी 10th में पढ़े हुए थे, अभी याद दिलाऊंगा तुमको, याद आ जाएगा। क्लियर? अब ध्यान दो, एक तो नर्वस रेगुलेशन हो जाएगा, और सेकंड टाइप जिसका हम लोग देखेंगे ये हो जाएगा कीमो रेगुलेशन। ठीक? पहले नंबर पे है नर्वस रेगुलेशन, सेकंड नंबर पे है कीमो रेगुलेशन। इसको बनाएंगे नेक्स्ट पेज में, इसका फ्लो डायग्राम यहीं पे चिपका लेना। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग नर्वस रेगुलेशन देख रहे हैं, इसके लिए हमारे ब्रेन के पास में रेस्पिरेटरी रिदम पार्ट होता है उसके लिए। क्लियर? क्लियर? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलेंगे जिसको। तो हम लोगों ने देखा हुआ था क्लास 10th में है कि मेड्यूला, जो हाइंड ब्रेन का मेडुला पार्ट रहता है, मेडुला तुम्हारा क्या क्या परफॉर्म करता है, उसी के पास क्या होता है, उसी के पास क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेगुलेशन का कंट्रोल होता है। रेस्पिरेशन को वो रेगुलेट कर सकता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में देखे थे ना ये चीज। क्लियर? तो जिसको याद आ रहा होगा बहुत बढ़िया, नहीं याद आ रहा हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अभी लिख लो इसको। तो नर्वस रेगुलेशन जो रहता है बेसिकली ये तुम्हारा कहां पे, नर्वस रेगुलेशन जो रहेगा इसको हम लोग बेसिकली 2 टाइप से यहाँ पे क्लासिफाई कर रहे हैं।
ठीक है। तो नर्वस रेगुलेशन जो रहता है तुम्हारे दो अलग अलग सेंटर्स पे होने वाला होगा। सबसे पहले में आ जाएगा यहाँ पे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। पहले तो लिख लो रीजन मेड्यूला। एक सेंटर तुमको दिखेगा मेड्यूला में और एक सेंटर तुमको दिखेगा पोन्स में। मेड्यूला और पोन्स दोनों देखे थे हम लोगों ने, क्लियर। अभी देखेंगे, अभी आने वाले तुम्हारे चैप्टर में फिर हम लोग का ब्रेन आने वाला है, क्लियर। तो वहां पे हम लोग मेडुला भी देखेंगे, पोन्स भी देखेंगे। अभी जिसको याद आ गया बहुत बढ़िया, नहीं आया तो दो नाम याद कर लो, ब्रेन के ही पार्ट्स होते हैं, बस इतना दिमाग में बिठाओ। मेडुला जो रहता है ये तुम्हारा मेन कंट्रोल सेंटर है, क्लियर। ये क्या है तुम्हारा मेन कंट्रोल सेंटर है। ये क्या हो जाएगा इसमें, कंटेन्स सेंट्रल, ऐसे लिखो, कंटेन्स रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्लियर, कंटेन्स रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इसी रिदम सेंटर से पूरे के पूरे हमारे बॉडी का रेस्पिरेशन कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, क्लियर। अब मेडुला जो है ये पार्ट तुम्हारे दोनों ही टाइप के रेस्पिरेशन को ये कंट्रोल करने वाला होगा। दोनों ही टाइप का रेस्पिरेशन बोलने का मतलब जो हम लोग एक नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं और दूसरा जो हम लोग फोर्सफुल रेस्पिरेशन परफॉर्म करने वाले होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, रेगुलेट both normal and forceful ब्रीदिंग लिख लो। और ऑब्लिक करके रेस्पिरेशन भी चिपका डालो, क्लियर। तो रेगुलेट बोथ नॉर्मल एंड फोर्सफुल ब्रीदिंग या फिर रेस्पिरेशन। तो जितने भी हमारे बॉडी में तुम्हारे रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो भी तुम्हारा कम या ज्यादा हो रहा होगा उसको रेगुलेट करने का काम तुम्हारा किसका है, मेडुला। और सिर्फ इसी का है, रेगुलेशन का काम सिर्फ इसी का है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे पोन्स देखने वाले रहेंगे, इधर से कीमो रेगुलेशन देखेंगे। तो वो सिर्फ और सिर्फ ये जो तुम्हारे पार्ट्स रहेंगे ये सिर्फ और सिर्फ डिटेक्शन का काम करते हैं कि कहां पे कौन सी चीज का कमी हुआ है, कहां पे कौन सी चीज का एक्सेस हुआ है। आ गया ये समझ में, ठीक है। अब ध्यान दो, पोन्स जो रहता है इसके पास में तुम्हारा भी एक सेंटर मिलने वाला रहता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। इसको क्या बोला जा रहा है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, ठीक है। तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर किसके पास रहता है, पोन्स के पास में। अब इसमें देखो समझने वाली कोई बात ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझने का कोशिश करना। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो रहता है बेसिकली जब ये एक्टिवेट होगा तो एक्टिवेट ये होगा किसकी वजह से बोलने से, ये हमारे क्या बोलना चाहिए, ऐसे लिखो, ये एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट टू इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेट या फिर ये क्या करने वाला होगा, तुम्हारा जो ब्रीदिंग ड्यूरेशन है उसको ये रिड्यूस करेगा। ब्रीदिंग ड्यूरेशन बोलने का मतलब जैसे अगर मैं मान लो सांस ले रहा हूं छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो जब मैं सांस लेने छोड़ने का काम कर रहा हूं तो अगर मैं इसको इसका जो ड्यूरेशन है इसको मैं कम करूंगा तो जाहिर सी बात है मेरा ब्रीदिंग रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ड्यूरेशन अगर कम करेंगे तो ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा, वहां से इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर। तो ये या तो तुम्हारे ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करने वाला होगा या फिर जो तुम्हारे ब्रीदिंग का ड्यूरेशन है उसको ये डिक्रीज करने वाला होता है, क्लियर है। तो ये एक्टिवेट टू इंक्रीज ब्रीदिंग रेट बाय सेंडिंग इंफॉर्मेशन टू मेड्यूला, आरआरसी लिखो, मतलब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्लियर। अब जैसे मान लो कि हम लोगों को कहीं पे ब्रीदिंग रेट को इंप्रूव करना मतलब बढ़ाना है, दौड़ भाग करके आए हुए रहोगे कहीं से, क्लियर, हैवी एक्सरसाइज करके आए हुए रहोगे, तब के केस में तुम्हारे बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है,
उसके लिए फिर न्यूमोटॉक्सिक सेंटर को तुम्हारा क्या होना पड़ेगा, एक्टिवेट होना पड़ेगा। तो ये एक्टिवेट होगा और सीधा ये ऑर्डर देगा किसको, मेड्यूला को। मेड्यूला फिर क्या करने वाला होगा, तुम्हारा ब्रीदिंग रेट को ये इंक्रीज करे, वो काम करेगा। ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करने का काम मेड्यूला करने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है किसको, आरआरसी को, मतलब मेड्यूला के रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, ताकि ये जो ब्रीदिंग रेट है उसको ये इंक्रीज कर दे। क्लियर क्लियर, या फिर जो ब्रीदिंग का ड्यूरेशन है उसको ये डिक्रीज कर दे। तो इसका भी मेन काम उसी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, और काम करने का जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ मेड्यूला ही करने वाला होगा। चाहे वो तुम्हारा पोन्स का ले लो, या फिर जो अभी हम लोग कीमो रेगुलेटर देखने वाले रहेंगे उसका ले लो। कीमो रेगुलेटर्स में भी हम लोग दो टाइप से देखेंगे, उसमें भी जो तुम्हारे केमिकल्स रहने वाले रहेंगे, जो भी तुम्हारा यहाँ पे रिसेप्टर या फिर केमिकल वहां पे प्रेजेंट होगा, वो भी सिग्नल भेजेगा किसको, मेड्यूला को। तो उनमें से भी जो भी चीज बॉडी में कम या ज्यादा हो रहा होगा उसका सिग्नल आएगा मेड्यूला के पास, फिर मेड्यूला उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने का ये कंट्रोल को हैंडल करेगा। क्लियर क्लियर, चलो ये वाले फ्लो डायग्राम को बनाओ। नेक्स्ट वाले पेज में फिर हम लोग देखते हैं कीमो रेगुलेशन। जल्दी, इतना ही है बस, कीमो रेगुलेशन बस दो पार्ट में देखेंगे, फिर वो भी हो जाएगा कंप्लीट। मैंने तो कल ही बोल दिया था, छोटे छोटे पार्ट्स बचे हुए हैं। जल्दी करो जल्दी। डन, ठीक। नेक्स्ट कीमो रेगुलेशन, सेकंड नंबर। कीमो रेगुलेशन, तो कीमो रेगुलेशन बेसिकली तुम्हारे दो टाइप से होते हैं। एक हो जाएगा यहां से सेंट्रल कीमो रेगुलेटर या सेंट्रल कीमो रेगुलेशन, ठीक है। और एक आ जाएगा यहां से तुम्हारा पेरिफेरल कीमो रेगुलेशन। ठीक, क्लियर। ये कहां पे प्रेजेंट होता है, अगर सेंट्रल कीमो रेगुलेशन की अगर बात करो तो ये कहां पे प्रेजेंट होता है बोलने से, ये तुम्हारा होता है नियर मेड्यूला। क्लियर, नियर मेड्यूला। और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, मेडुला बोलने का मतलब ये आरआरसी, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास में ये प्रेजेंट होता है, ये कीमो रिसेप्टर, ठीक है, या ये कीमो रेगुलेटर। क्लियर, कौन सा, सेंट्रल ये कीमो रेगुलेशन है। तो भाई उसको रेगुलेट करने के लिए तुम्हारा कीमो रेगुलेटर एक होगा, वहां पे कोई ना कोई सा तुम्हारा केमिकल। क्लियर, तो वो जो केमिकल है वो कहां पे प्रेजेंट होता है, नियर मेडुला रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास। क्लियर है। अब ध्यान देना, डिटेक्ट change in only partial pressure of CO2 and H+ concentration। ध्यान दो, ऑक्सीजन को ये डिटेक्ट नहीं करता। मेनली तुम्हारे बुक में भी लिखा हुआ है, आखिरी के लाइन में लिखा हुआ है कि जो भी हमारा रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन का जो रेगुलेशन रहता है, इसमें तुम्हारा ऑक्सीजन का बहुत ही कम सिग्निफिकेंस है, मतलब ना के बराबर, नेग्लिजिबल सिग्निफिकेंस होने वाला होगा। क्लियर क्लियर। तो तुम्हारे बुक में तो लिख देता है, लेकिन अगर नेट में गूगल मारोगे हाँ तो फिर उसमें बताता है कि नहीं भाई ऑक्सीजन को भी डिटेक्ट करते, ये नहीं करते, ये वाले पार्ट करने वाले हैं। क्लियर, ये ऑक्सीजन को भी डिटेक्ट करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में उसको मेंशन ही नहीं किया हुआ, तो नहीं किया हुआ, तुम लोग मान लेना कि ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को डिटेक्ट ना ही ये वाला कीमो रिसेप्टर करने वाला होगा और ना ही ये वाला कीमो रिसेप्टर करने, तो दोनों ही कीमो रिसेप्टर तुमको सेंस किसको किए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को और साथ साथ H+ को। अब ध्यान दो, ये दोनों साथ में बनते हैं, ये दोनों साथ में बनते हैं। ये जब भी तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, H+ वहां से बनते जाएगा। और मैंने तुमको कल डिफरेंस में भी लिखाया था और बोला था कि जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करवाऊंगा तो फिर इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे कि ऑक्सीजन का जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा था, देख लो पीछे का डिफरेंस निकाल के, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जहां पे ज्यादा था वहां पे हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ाया था। तो अगर CO2 का कंसंट्रेशन जहां पे ज्यादा होगा वहीं पे तुम्हारा H+ भी बनता है, क्योंकि ये टूटेगा। क्लियर, और H+ बनेगा तो जाहिर सी बात है जहां पे CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा वहां पे H+ का भी कंसंट्रेशन ज्यादा, और H+ का कंसंट्रेशन जहां पे ज्यादा होता है वो तुम्हारा एसिडिक मीडियम बनने वाला होता है। क्लियर, वो मीडियम कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलो, तो यहां से डिटेक्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, बस। पेरिफेरल अगर कीमो रिसेप्टर की बात करेंगे तो पेरिफेरल बोलने का मतलब क्या हो जाएगा कि बॉडी के हमारे डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है, ये तो तुम्हारा सेंट्रल नर्व मतलब कि सेंटर पार्ट में ही है, मतलब ब्रेन के पास में ही है, सीधी सीधी सी बात। पेरिफेरल बोलने का मतलब हमारे पूरे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो अलग अलग ब्लड वेसल्स है
वहां पे ये प्रेजेंट होता है। बेसिकली दो ही ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होने वाले रहेंगे। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स जो है ये तुम्हारे दो ही ब्लड वेसल्स में मिलेंगे। एक को हम लोग बोल रहे हैं ऑर्टा, ये एक ऑर्टा हो गया, और एक आ जाएगा कैरोटिड आर्टरी। ठीक, कैरोटिड आर्टरी याद रखे रहना। हालांकि इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में देखें, अगले नहीं, वो कंट्रोल वाले चैप्टर में देखेंगे। कैरोटिड आर्टरी जो रहता है बेसिकली ये तुम्हारा ब्लड का सप्लाई देता है ब्रेन के पास। ठीक है, तो ये नोट करके बाजू में चिपका लिए रहना कि सप्लाइज ब्लड टू ब्रेन। ठीक है, अब ध्यान दो, ऑर्टा जो रहता है ये ब्लड का सप्लाई देगा पूरे बॉडी में, और कैरोटिड आर्टरी जो है ये तुम्हारा ब्लड का सप्लाई देगा ऊपर। बोलने का मतलब हार्ट से नीचे वाले पार्ट में ब्लड का सप्लाई ऑर्टा देता है, और हार्ट से ऊपर के पार्ट ब्रेन कंटेन कर रहा होगा, मतलब हार्ट के ऊपर में ही ब्रेन आ रहा है, तब के केस में उसको ब्लड का सप्लाई कौन देगा? कैरोटिड आर्टरी। क्लियर है? क्लियर है? अब ध्यान दो, ऑर्टा के पास में तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, ऑर्टिक बॉडीज प्रेजेंट होते हैं। ऑर्टा क्या कंटेन करेगा? कंटेन्स ऑर्टिक बॉडी। यही वो रिसेप्टर्स है, यही वो केमिकल रिसेप्टर्स है जो कि तुम्हारे सिग्नल को सेंस करने वाले रहेंगे, किसका प्रेशर बढ़ा हुआ है, किसका प्रेशर कम हुआ है। क्लियर? ऑर्टिक बॉडीज, ये याद रखे रहना। और यहां पे कैरोटिड आर्टरी जो है ये कंटेन करेगा कैरोटिड बॉडी। ये ऑर्टिक बॉडी है, ये कैरोटिड बॉडी हो जाएगा। क्लियर? ऑर्टिक बॉडीज ये कंटेन किया हुआ है, कैरोटिड बॉडीज ये कंटेन किया हुआ है। यही वो बॉडीज हैं जो तुम्हारे डिटेक्ट करने वाले रहेंगे किस चीज को, किस चीज का कमी हुआ है, किसका एक्सेस हो गया है। तो यहां पे ये दोनों ही डिटेक्ट्स चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और H+। बस O2 इसमें भी ना लिखो। ठीक है, एनसीईआरटी के एकदम आखिरी के लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, इस वाले टॉपिक के एकदम आखिरी लाइन में लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होता ही नहीं है ये रेगुलेशन करने के लिए। तो रेगुलेशन करने के लिए तुम्हारे मेनली कौन कौन से सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और H+। ठीक है, H+ का कंसंट्रेशन, इन्हीं को डिटेक्ट किया जाता है कि बॉडी में कहां कहां पे कौन कौन से। भाई जाहिर सी बात है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जहां पे ज्यादा होगा वहां पे तुम्हारा याद करो डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन होगा। थोड़ा सा सोच के बताओ मेरे को। जाहिर सी बात है वहां पे डिसोसिएशन होने वाला होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा है तो वो वहां पे डिसोसिएशन करवाएगा। ठीक है, ताकि ऑक्सीजन जो है वो वहां से टूटे, और ऑक्सीजन जब हटेगा वहां से फिर जाकर कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर के आगे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वहां पे तुम्हारा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होने वाला होगा। क्लियर? और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो H+ का कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगा यहाँ पे। क्लियर? ठीक है, क्लियर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या बोलते हैं, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन को लेकर के टॉपिक्स। बस इतना ही था, इसको बना लो, ये फ्लो चार्ट, फिर ये भी हो गया कंप्लीट पूरा। लिखो, जल्दी बनाओ जल्दी, फिर एक टॉपिक बचेगा 5-10 मिनट में, वो भी खत्म हो जाएगा। जल्दी लिखो, जल्दी। डन, वेरी गुड। तो इतने में से हो गए हमारे सारे के सारे पार्ट्स कंप्लीट। आखिरी के तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ 3 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बचे हुए हैं, उसी को खत्म करेंगे, फिर चैप्टर हो जाएगा तुम्हारा पूरा कंप्लीट। ठीक है, चलो भाई, ठीक। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ज्यादा नहीं लिखेंगे, तुम्हारे एनसीईआरटी में जितने होते हैं, मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं करवा रहा। क्लियर है? हाँ, आगे में फिर यूज होगा, तो जहां जहां पे उसके यूज होते जाएंगे वहां वहां पे मैं इसको तुमको डिटेल करवाते चलूंगा। अभी तो फिलहाल इसमें एनसीईआरटी पे कई बेस पे, क्योंकि नीट के भी मैंने क्वेश्चन छान मारा हुआ था, यहाँ से बहुत डीप क्वेश्चन आते ही नहीं है। अस्थमा एम्फाइसीमा, बस इसी को मिला जुला करके क्वेश्चन देता है। और क्योंकि तुम्हारा जो तीसरा डिसऑर्डर दिया हुआ है उसके बारे में डिटेल तो इस वाले चैप्टर में कुछ है ही नहीं। मतलब उसमें से कौन कौन, एक ही बस उसमें से डिजीज तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, फाइब्रोसिस नाम का। क्लियर? बाकी उसमें से और भी बहुत सारे डिजीज होते हैं, सिलिकोसिस होता है, तुम्हारा एस्बेस्टोसिस होता है, ऐसे बहुत सारे डिजीज होते हैं, लेकिन नाम उसका कोई सा भी मेंशन नहीं किया हुआ है, तो उसके बारे में बस बेसिक हम लोग को जानना है। क्लियर? तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। हाँ, एक चीज और सुन लो, पेरिफेरल कीमो रेगुलेटर्स, सेंट्रल कीमो रेगुलेटर्स, और कहां गया, हाँ, और ये पोन्स मतलब न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ये जो तीनों पार्ट्स हैं हमारे बॉडी के, जो तीनों डिटेक्टिंग पार्ट्स हैं,
ये सिर्फ और सिर्फ डिटेक्ट करने का काम करेंगे कहां पे तुम्हारा CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है या कहां पे तुम्हारा H+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। और उस बेसिस पे फिर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे किसको, मेड्यूला को। कंट्रोल सेंटर मेड्यूला ही है। आ रहा समझ में, क्लियर है। और एक काम करो तो इसमें लिख ही लो नीचे में, फिर कहां गया ये कीमोरेगुलेटर्स सेंस द चेंज इन PCO2 और H+ एंड सेंड इंफॉर्मेशन टू मेड्यूला फॉर रेगुलेशन। लिखो नोट करके, क्या आ जाएगा यहां से, सेंट्रल कीमोरेगुलेटर्स, सेंट्रल एंड पेरिफेरल कीमोरेगुलेटर्स detect the change in H+ and partial pressure of CO2, clear, and send information to medulla for रेगुलेशन। क्लियर। रेगुलेशन के लिए ये इंफॉर्मेशन को मेडुला के पास भेजते हैं। आ गया होगा ये समझ में। तो मैंने तुमको पहले भी बोल दिया था कि जो तुम्हारा नर्वस रेगुलेशन है वही तुम्हारा एक्चुअल रेगुलेशन होगा, बाकी सारे तो उसको इंफॉर्मेशन दे रहे कि कहां पे कौन सा चीज कमी हुआ है, कहां पे कौन सा चीज ज्यादा हुआ है। इजी है, समझ में आ गया रहेगा। ज्यादा लर्निंग एलिमेंट इसमें मैं लिखा ही नहीं हूं, ज्यादा 2-2, 3-3 लाइन में तो खत्म कर दिया है। 2-2, 3-3 लाइन का यहाँ पे टॉपिक है। जैसे मान लो किसी को अगर कुछ ना समझने वाली बात नहीं है, हाँ रिपीट मैंने यहाँ पे बार बार चीजों को नहीं किया हुआ, तो हो सकता है कि एलिमेंट्स तुम्हारे भेजे में ना चिपके हुए रहे, मतलब तुमको याद ना हुआ रहे। अभी क्लास खत्म हो जाएगा मुश्किल से और 5-7 मिनट 10 मिनट में, उसके बाद फिर घर में बैठ करके आराम से ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं हम लोगों ने रेगुलेशन का, ठीक, इसको एक बार रीडिंग मार लेना तो तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक बार रीडिंग कर ही लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पे टर्म्स को बार बार रिपीट नहीं किया। जैसे पिछले में मेरे को याद करवाना था चीजों को, तो मैंने रिपीट, इसका यूज ही नहीं है ज्यादा कहीं पे। ये चैप्टर में ये हो गया तो हो गया, अब ये हम लोग खोल के ही नहीं देखेंगे। अब सीधा जब हम लोग रिविजन करेंगे नीट के लिए तब के केस में ये सीधा खुल करके आएगा, वो भी अब सीधा अगले साल में। क्लियर, क्लियर। तो अभी के लिए तो फिलहाल इसको इतना ही लिख करके छोड़ो, और इसको अभी के एग्जाम के लिए अच्छे से याद कर लिए रहना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब स्कूल एग्जाम के लिए भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट लिखो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। पहले नंबर पे दिया हुआ एस्थमा। ठीक है, तो ये एक एलर्जिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, ये हो जाएगा एक एलर्जिक डिसऑर्डर। क्लियर। ये जो डिसऑर्डर रहता है बेसिकली इसमें होता क्या है बोलोगे, तो जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं, क्लियर, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के जो तुम्हारे पैसेज होंगे, एयर पैसेज होंगे, वो नैरो हो जाते हैं। नैरो हो जाते हैं तो नैरो होने की वजह से उसमें तुम्हारा इन्फ्लेमेशन होगा। फिर क्लियर, नैरो होने की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, जिसके वजह से जो भी तुम्हारा एस्थमा का पेशेंट होगा उसका व्हीजिंग साउंड निकलता है। ठीक है, एक अजीब से गले, मतलब कि वो अंदर से एक अजीब से आवाज आता है, घिसने घिसने टाइप का आवाज आता है। क्लियर, किसी भी एक एस्थमा पेशेंट के अगर बाजू में बैठ जाओगे तो उनके सांस में उनका जो ब्रीदिंग रहता है उस टाइम पे व्हीजिंग साउंड बोला जाता है उसको, व्हीजिंग साउंड। ठीक है, तो व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। यहां पे लिख लेना एलर्जिक डिसऑर्डर। और एस्थमा होता क्या है, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। क्लियर, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन क्यों हुआ है, उसका जो क्या बोलते हैं उसको पैसेज रहता है, एयर पैसेज, वो नैरो हो जाता है। ठीक है,
एयर पैसेज बिकम्स नैरो। क्लियर? तो इससे होगा क्या? सो व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस्ड। ठीक, क्लियर? बस 3 लाइन चिपकाओ, जल्दी चिपकाओ, इतना ही लिखेंगे इसमें, और ज्यादा तो कुछ है भी नहीं। जल्दी लिखो जल्दी, फिर इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। हो गया होगा? हो गया होगा इतना? बस बहुत है। क्लियर? अब इसमें से तुम्हारा क्वेश्चन क्या बनाएगा? इन्हीं पॉइंट्स को मिलाकर के बनाएगा कि अस्थमा जो रहता है वो उससे बेसिकली कौन से ऑर्गन्स तुम्हारे अफेक्ट होने वाले रहेंगे। तो सीधी सी बात है, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोसिस से अफेक्ट होते हैं। उसके बाद फिर इसमें हो क्या रहा है? इन्फ्लेमेशन हो रहा है। इन्फ्लेमेशन को बोलने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो भी तुम्हारे एयर पैसेज रहते हैं ब्रोंकाई और ब्रोंकियोस के, वो नैरो हो जाते हैं, नैरो हो जाएंगे। नैरो होने की वजह से ये व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो बस इतने से ही रिलेटेड तुम्हारा क्वेश्चन बनाएगा यहाँ से, अदरवाइज तो यहाँ से और कोई टॉपिक वैसा, सॉरी ऐसा पॉइंट तो है ही नहीं। क्लियर? बस ये 3 पॉइंट्स को अच्छे से भेजे बिठा लेना, कहीं से भी उठा करके क्वेश्चन दे देगा। जैसे बोलेगा कि व्हीजिंग साउंड कौन से बीमारी में होता है, ऑप्शन दे दिया 4, एक आ जाएगा अस्थमा। क्लियर? बोल देगा कि इन्फ्लेमेशन, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोस, या फिर अस्थमा में कौन से ऑर्गन जो है अफेक्ट होते हैं, तो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोसिस में फिर टिक मारना पड़ेगा तुमको। क्लियर? तो इस हिसाब से इन 3 पॉइंट्स को अच्छे से दिमाग में बिठा कर रखना। नेक्स्ट ठीक, चलो तो नेक्स्ट आ जाएगा सेकंड नंबर में एम्फाइसीमा। क्लियर? एम्फाइसीमा, ठीक है। तो एम्फाइसीमा होगा क्या? बेसिकली इसमें तुम्हारा जो एल्वियोलाई रहता है, एल्वियोलाई डैमेज हो जाता है। क्लियर? तो एम्फाइसीमा इसमें लिखो एल्वियोलाई डैमेज, डैमेज ड्यू टू एक्सेस स्मोकिंग। एक्सेसिव स्मोकिंग लिखो। क्लियर? एल्वियोलाई सीधा डैमेज हो जाएगा। बेसिकली एल्वियोलाई का जो सरफेस एरिया रहता है ये रिड्यूस हो जाता है, सरफेस एरिया रिड्यूस्ड। सरफेस एरिया इसका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है? तो बहुत ज्यादा हैवी लेवल का है नहीं, सिर्फ ये एक एक दो लाइन ही इसमें से तुमको भेजे में बिठाना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको क्या, क्योंकि ये रट्टा मारने वाली चीज है भाई। जो बीमारी है तो है, इसके ये तुम्हारे क्या बोलना सिम्टम दिखेंगे, ये उसका बीमारी का इलाज होगा। हालांकि उतना डिटेल हम लोग को नहीं करना है, वो तुम्हारे 12 तक पहुंचते पहुंचते ये सब चोचलाबाजी चालू होगा। अभी तो फिलहाल इतने पे दिमाग लगाओ, और यहाँ पे जितना पॉइंट्स लिखा हुआ है एज इट इज इतने का इतने कोई दिमाग में छाप लो, ज्यादा इसमें भेजा लगाना ही नहीं है। क्योंकि एक्स्ट्रा में यहाँ पे तुमको एक एक पेज लिखवा दो इन बीमारियों के बारे में भी, तो भी तुम्हारे क्या काम आने वाला होगा वो। ठीक, चलो तो इसके लिए भी ये 2 लाइन चिपकाओ जल्दी, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे और एक देखेंगे, एक बचा हुआ है, फिर हो जाएगा चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट। जल्दी करो जल्दी। अच्छा डन, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तीसरा नंबर इसमें से आ जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या था भाई? हाँ, वो जो काम वगैरह करने जाते हैं, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लिखो। यहीं पे तो आ जाएगा क्या? आ जाएगा। थर्ड, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक, अब इसमें लिखने लायक कुछ नहीं है भाई। एक ही बीमारी दिया हुआ है फाइब्रोसिस, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, समझ लो, और बाकी एक बार बुक को रीडिंग मार लेना तो तुमको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब इसमें लिखने लायक कुछ एलिमेंट मेरे को दिखा ही नहीं, तो मैं लिखूं क्या यहाँ पे? बस बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बोलने का मतलब ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन बोलने का मतलब काम। तो कुछ लोग रहते हैं जो तुम्हारे कोल माइंस में काम करेंगे, कुछ लोग जो रहते हैं वो तुम्हारे ग्लास फैक्ट्री, मतलब जहां पे कांच वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे सैंड का यूज किया जाता है, और साथ ही साथ में सिलिका, सिलिका बहुत ज्यादा अमाउंट पे वहां पे यूज, सिलिका से तो कांच बनता है। क्लियर? ठीक है, तो सिलिका से तुम्हारा कांच बनाया जाएगा। तो जो लोग ग्लास फैक्ट्री में काम करते हैं, तुम्हारे क्या बोलते हैं ये, कोल माइंस में काम करते हैं, और बहुत सारे ऐसे जगह जहां पे छोटे छोटे पार्टिकल जो रहते हैं वो तुम्हारे एनवायरमेंट में घूमते रहते हैं, तब के केस में अब भाई वहां पे जाएंगे तब काम तो है, काम तो करना ही है। अब काम करने जाओगे तो वहां पे जितना भी लेयर में तुम प्रोटेक्शन अपने बॉडी को दे दो,
किसी ना किसी कंटिन्यूअस काम करने जा रहे हो, डेली बेसिस पे वहां पे पहुंच रहे होगे, तो तुम जितने भी प्रोटेक्शन में जाओगे किसी ना किसी तरीके से तुम्हारा बॉडी अफेक्ट होगा ही होगा, होगा ही होगा। जितना भी तुम प्रोटेक्टिव लेयर पहन लो या जितना भी तुम अपना नाक, मुंह, आंख, कान सब ढक करके जाओ, क्लियर, उसी जगह को डेली डेली जाओगे क्योंकि वो पूरा का पूरा पॉल्यूटेंट भरा हुआ रहेगा वहां पे। और जाहिर सी बात है थोड़ा सा भी अगर उसको जगह मिलेगा, स्पेस मिलेगा तुम्हारी बॉडी में एंटर करने के लिए, एंटर कर जाएगा, सीधी सी बात, क्लियर। तो इसका एक एग्जांपल तुम्हारे में दिया हुआ है बुक में, फाइब्रोसिस, ठीक। बेसिकली ये तुम्हारे लंग्स के डिजीज होते हैं, ठीक है। तो फाइब्रोसिस में होता है क्या, जो लंग्स के टिश्यूज रहते हैं, तुम्हारे लंग्स जो टिश्यू रहेगा ये तुम्हारा फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, बस उतना ही लिख लो, क्लियर। फाइब्रोसिस में होता क्या है, टिश्यू ऑफ लंग्स गेट कन्वर्टेड इनटू फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यूज, क्लियर, फाइब्रस टिश्यू। अब फाइब्रस टिश्यूज में वो कन्वर्ट होंगे, क्या बनाएंगे क्या नहीं उसको छोड़ दो अभी, बस इतना दिमाग में ले आओ कि फाइब्रोसिस में ये होता है, आएगा आएगा अभी आएगा, ठीक है। अभी 11 12 पूरे 2 क्लासेस बचे हुए, तुम्हारा एक भी एलिमेंट छूटेगा नहीं, गारंटी मेरा है, क्लियर। आराम आराम से करो, पूरा हो जाएगा कंप्लीट। तो ये अब इसके अलावा भी सुन लो, 2 डिजीज और सुन लो। एक को बोलते हैं हम लोग एस्बेस्टोसिस, ठीक है, जो एस्बेस्टस रहता है ना, एस्बेस्टस बस उसी से होने वाला रहता है। एक को बोलते हैं सिलिकोसिस, सिलिकोसिस बोलने का मतलब जो सिलिका से होने वाला रहेगा, जाहिर सी बात है। तो जो ग्लास फैक्ट्री रहते हैं वहां के लोगों में सिलिकोसिस आ जाता है, छोटे छोटे जो ग्लास के पार्टिकल्स रहते हैं वो सीधे लंग्स में पहुंच जाएंगे, क्लियर, और बहुत ज्यादा डैमेज वहां पे करते हैं, जिसकी वजह से उनको सिलिकोसिस हो जाएगा। सेम वैसे जो एस्बेस्टस रहते हैं घर में टांगे रहते हैं ना, जो कोने काने में, ठीक है, तो वो जो एस्बेस्टस रहते हैं घर में, उसका फैक्ट्री जो रहता है वहां पे भी बहुत ज्यादा एस्बेस्टस के पार्टिकल्स रिलीज होते हैं और वो भी लंग्स में पहुंचेंगे और वो एस्बेस्टोसिस कॉज करने वाले होते हैं। तो इस टाइप से लंग्स के अलग अलग ये डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। कौन सा वाले बोलने से, ऑक्यूपेशनल। जाहिर सी बात है कांच फैक्ट्री में आदमी खाने पीने तो जाएगा नहीं, काम ही करने जाएगा, तो उसके वजह से जो वहां पे जो डिसऑर्डर आ रहा होगा उसको ऑक्यूपेशनल में ही लिया जाएगा। आ गया ये समझ में, ठीक है, क्लियर। चलो तो इतने में से हो गया तुम्हारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट। बाद चैप्टर खत्म हुआ है तो तुमको अपना होमवर्क पता ही होगा, आज रात को बैठ करके पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर रीडिंग मारना है पूरा,